गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैरियर लॉन्चेस द डेली न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग 20 नवंबर द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। आज के न्यूज़पेपर में ज्यादातर जो आर्टिकल्स कवर किए गए हैं यहाँ पर ये मोस्टली फार्म बिल के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि कल गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। गवर्नमेंट के द्वारा अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो 3 फार्म बिल लाए गए थे पार्लियामेंट में, उनको पास करके एक्ट के रूप में उन्हें कन्वर्ट किया गया था, उनको फाइनली रिपील कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा आने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। साथ ही अपनी स्पीच में उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, अपोलॉजी भी मांगी नेशन से। और उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो छोटे फार्मर्स हैं उनके हित में था ये बिल, बट स्टिल यहाँ पर वो कन्विंस कर पाने में फेल हुए कुछ किसानों को। कुछ किसान इस बिल के कारण नाराज रहे और इस वजह से इस बिल को फाइनली वापस लिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के इसी अनाउंसमेंट के ऊपर ज्यादातर आर्टिकल्स आज कवर किए गए हैं न्यूज़पेपर्स में। और इसी कंटेक्स्ट में हम लोग पूरा का पूरा फार्म इश्यू, एग्रीकल्चर क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, उसके साथ साथ इन 3 फार्म बिल में ऐसी क्या बातें थी, क्या ये फार्म बिल का पूरी तरीके से वापस लिया जाना किसानों के हित में है, या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स ला करके यहाँ पर एक बिल को मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। इस सभी पर्सपेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में और समझेंगे कि ओवरऑल इस बिल के रिपील होने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या फिर यहाँ पर जो ये बिल है ये वापस केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को देखते हुए, आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए केवल वापस ले लिया गया है। यहाँ पर समझेंगे हम लोग आज के सेशन में इस सभी कंटेक्स्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। देखिए, हम सभी को पता है कि लास्ट ईयर 2020 में 15 सितंबर से 22 सितंबर के दौरान जब पार्लियामेंट सेशन हुआ, तो उस समय पर 3 इंपॉर्टेंट बिल पास किए गए थे। इन बिलों को लोकसभा में भी पास किया गया था और राज्यसभा में भी पास किया गया था। जब ये बिल पास हो रहा था तभी से इसको लेकर के कंट्रोवर्सी राइज हो गई थी। एलिगेशन ये लगाया गया कि भाई राज्यसभा में जब वॉइस वोटिंग से इसे पास कराया गया तो ये एक अनफेयर वे में बिल पास हुआ। इससे पहले भी इस बिल को ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, तो तभी से यहाँ पर कंट्रोवर्सी जो है वो धीरे धीरे पनप रही थी। इस बिल के पास होते ही भारत में, स्पेशली मैं कहूँ तो यहाँ पे पंजाब राज्य से प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए थे। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट पंजाब में देखने को मिले, फिर उसके बाद यही प्रोटेस्ट जो है आपका वो धीरे धीरे हरियाणा राज्य में देखने को मिले, और उसके बाद यही प्रोटेस्ट हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले थे। इसी सिनेरियो के दौरान कई सारे जो रूलिंग पार्टी के जो साथ में मिलकर के पार्टी कोलिशन बनाती थी पंजाब में, जिस पार्टी का नाम था आपका अकाली दल, उन्होंने भी बीजेपी को क्रिटिसाइज किया इस बिल को लेकर के, और उन्होंने भी एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बाद फार्मर्स का प्रोटेस्ट जब बढ़ता रहा तो दिसंबर 2020 के आसपास गवर्नमेंट ने पहले राउंड की मीटिंग करी फार्मर्स के साथ, और उसके बाद कुछ और राउंड्स की मीटिंग यहाँ पर कंटिन्यूसली चलती रही, लेकिन इन मीटिंग्स के दौरान किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इसमें फार्मर्स अपनी जिद पर अड़े रहे कि भाई तीनों बिल जो है वो कंप्लीटली वापस होना चाहिए, और वहीं पर सरकार जो है वो भी किसी भी तरीके के चेंज करने के मूड में यहाँ पर दिख नहीं रही थी। निगोशिएशन का कोई सॉलिड रिजल्ट निकल के आ नहीं पा रहा था। उसी के बाद भारतीय किसान यूनियन मोर्चा इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया, और सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी चालू रखा। दिल्ली के बॉर्डर्स के अराउंड यहाँ पर फार्मर्स की गैदरिंग होना चालू हो गई, और लाखों की मात्रा में दिल्ली के आसपास और पड़ोसी राज्यों में यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसान इकट्ठा हुए इस बिल के अगेंस्ट में। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लॉस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लगाया, और उसके बाद एक 4 मेंबर कमेटी की स्थापना कर दी थी। उसी के बाद 26 जनवरी 2021 का इंसिडेंट हम सभी को पता है। पूरी दिल्ली में तिरंगा रैली किया जाना था किसानों के द्वारा, लेकिन उसी समय के दौरान कुछ मिसक्रिएंट्स जो हैं वो लाल किले तक पहुंचे आपके, और वहां पर उनके द्वारा जो है वो गलत तरीके से झंडा फहराया गया, और साथ ही साथ पुलिस के साथ भी हमें
जो उनके क्लैशेस देखने को मिले वो काफी एक प्रकार के अगली पिक्चर्स थे, जिसने दुनिया में एक गलत मैसेज दिया इस प्रोटेस्ट को लेकर के। फिर उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस वायलेंस के बाद 29 जनवरी को ये प्रपोज किया कि वो इन लॉस को 1 ईयर तक सस्पेंड, 1 डेढ़ साल तक सस्पेंड करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइंट कमेटी की स्थापना भी करी जाएगी आगे इश्यू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन फार्मर्स के द्वारा इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद लगभग 200 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ने स्टार्ट कर दिया एक पैरेलल मॉनसून सेशन। एक तरीके से जैसे पार्लियामेंट में ये सेशन चलता है उसी प्रकार से इनका अपना किसान सांसद स्टार्ट हो गया पार्लियामेंट हाउस के पास ही। अक्टूबर 22 2021 तक ये लोग बैठे रहे। ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट को 1 साल से ऊपर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू में संज्ञान लेते हुए कहा कि ओवरऑल ज्यादातर जो ये प्रोटेस्ट चला है 1 साल, ये ज्यादातर पीसफुली रहा। और यहाँ पर बिल्कुल हक है लोगों को प्रोटेस्ट करने का। राइट टू प्रोटेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। और ये लोगों का फंडामेंटल राइट भी है। अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट जो है उनके हक में या उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट काम कर रही है, पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट काम कर रही है, या फिर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी कोई भी अगर यहाँ पर लगता है कि इनजस्टिस कर रहा है, तो यस, लोगों को पूरा अधिकार है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का किसी भी मैटर पे। और ये लोगों का फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 19 और इस तरीके का राइट लोगों को प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को प्रोटेस्ट करने का पूरी तरीके से अधिकार है, लेकिन आपका प्रोटेस्ट किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि जो स्टेट्स कि जो पब्लिक रोड्स यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए, जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है, उसको ओपन करा जाए, राइट। उसी के बाद फार्मर्स ने रिप्लाई भी किया कि भाई हमारी वजह से प्रोटेस्ट नहीं है, हमने इनफ स्पेस छोड़ रखा था। ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं चाहती यहाँ पर कि इस पर कंप्लीटली एक फ्री पाथ जनता को मिल पाए। उन्होंने ही यहाँ पर बैरिकेड लगा के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो ओवरऑल पिछले 1 साल के दौरान यहाँ पर ये सारे डेवलपमेंट्स चले। और इन सब डेवलपमेंट्स के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि 700 के आसपास या उससे अधिक किसानों की यहाँ पर जान भी गई। अलग अलग छोटे छोटे इंस्टेंसेस देखने को मिले इन वायलेंसेस के इस प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन ज्यादातर 1 साल के दौरान ज्यादातर किसानों का ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहा और उन्होंने इस बिल के प्रति अपनी नाराजगी को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से सरकार के समक्ष रखने की कोशिश करी यहाँ पर। अब ये पूरा जो 1 साल का लॉन्ग बैटल चला है, ये लॉन्ग बैटल जो चला है वो उसके पीछे क्या बहुत सॉलिड रीजंस थे, हमें ये देखना होगा, राइट। सेकंड चीज हमें ये समझना होगा कि भाई सरकार आखिर कोशिश क्या कर रही थी। अगर सरकार जो कोशिश कर रही थी, अगर उसमें इंटेंशन सरकार के अगर अच्छे थे, तो सरकार ने फिर इस बिल को वापस क्यों ले लिया पूरी तरीके से। वाई दे हैव रिपील्ड इट कंप्लीटली। जहां जहां पे फ्लॉस थे उसको एड्रेस करने के बजाय कंप्लीटली इसे वापस क्यों लिया गया। और देखेंगे इसके के साथ साथ ये 3 बिल आखिर कहते क्या थे और ओवरऑल भारत में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की समस्याएं क्या है। तो चलिए चलते हैं इसी एस्पेक्ट के ऊपर, और मैक्सिमम आर्टिकल्स हमारे इसी के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं आज के इस न्यूज़पेपर में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो बिल है, इस बिल की, ये तीनों बिल की आखिर जरूरत क्या थी, और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों इस तरह के बिल लाए गए थे सरकार के द्वारा। देखो, पहले के समय पर इंडिपेंडेंस के बाद जो नई नई सरकार बनी थी, उस नई सरकार का फोकस था बिल्कुल फार्मर्स, उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी थी। क्योंकि आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा किसी सेक्टर में इंडिया में लोग एम्प्लॉयड हैं, इनफैक्ट आज भी, तो वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो फार्मर्स तब भी बड़ी प्रायोरिटी थे और आज भी बहुत बड़े प्रायोरिटी है फार्मर्स आपका। तो उन दिनों के दौरान होता क्या था कि फार्मर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन से गुजर रहे थे। भाई आज भी देश के 80% से ज्यादा फार्मर्स जो हैं वो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 एकड़ या 1 एकड़ से भी कम जमीनें हैं। और इसी
तरह का पिक्चर पुराने समय पे भी था। इनफैक्ट तब तो हालत और बुरी थी जब लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ था। तो फार्मर्स की हालत उन दिनों जो है आजादी के बाद बहुत बुरी हुआ करती थी। अब क्या होता था कि वो अपने खेत में कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास इनफ पैसा होता नहीं था, तो वो जाकर के डेप्ट लेते थे, उधार लेते थे। और किससे उधार लेते थे? जमींदारों से उधार लेते थे। जब ये उधार आपका जमींदारों से लिया जाता था, तो जिस दिन उधार लिया जाता था उसी दिन से आपका इंटरेस्ट वगैरह भी चालू हो जाता था। लेकिन फार्मर उधार लेने के बाद इनपुट्स खरीदेगा, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदेगा, सीड्स वगैरह खरीदेगा, फिर उसे लगाएगा, मेहनत करेगा, फिर कहीं 4-5 या 3-4 महीने बाद जाके फसल होगी। इन 3-4 महीनों के दौरान फार्मर की कोई भी किसी भी प्रकार से कमाई हुई नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। अब जब क्रॉप की सोविंग कर दी है फार्मर ने, तो उसके बाद भी फार्मर के लिए गारंटी नहीं है कि बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर इंडिया का फार्मिंग सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो जब अक्सर बहुत सारी कैलेमिटीज फेस करनी पड़ती थी, ड्रॉट लाइक सिचुएशन फेस करना पड़ता था, कोई श्योरिटी नहीं थी, सर्टेनिटी नहीं थी कि बम्पर प्रोडक्शन होगा, तो ऐसे में होता क्या था? और उसके साथ साथ ये डेप्ट अलग चल रहा है आपका। तो ऐसे में क्या होता था कि जैसे ही मान लो अगर फसल किसी साल कम रह गया, तो किसान बहुत स्ट्रेस में आ जाते थे, क्योंकि भाई उनको बहुत सारा उधार चुकाना है यहाँ पे जमींदारों को। और जब थोड़ा सा अच्छा फसल हो भी जाता था, तो उसको भी बेचने में टाइम लगता था। इस प्रोसेस में भी उनका जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता था, क्योंकि इस प्रोसेस में उनके ऊपर मार्केट तक बेचने के समय में, और जब से उन्होंने डेप्ट लिया है उस समय के दौरान, इंटरेस्ट ही इतना हाई हो जाता था कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता था। अब इन सब सिचुएशन में भी जमींदार केवल डेप्थ तक देकर के उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। जमींदार अक्सर उनकी खेत पे पहुंच जाते थे, और जैसे ही फसल काटने का टाइम होता था उनसे कहते थे कि लाओ भाई हमारा ब्याज चुकाओ। तो ऐसे में किसान चुकाए तो चुकाए कहाँ से? मार्केट में सेल करना उसके लिए आसान नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और फिर एकदम से अगर वो स्मॉल फार्मर है तो उसकी निगोशिएशन पावर भी कम है। तो ऐसे में जमींदार किसानों को लालच देते थे कि भाई ऐसा करो, तुम हमें फसल बेच दो। जमींदार खुद कम दाम पे ये फसल खरीदा करते थे नेगोशिएट करके किसानों से, और जितने रेट पे खरीदा करते थे उसमें अपना डेप्ट का पैसा भी एडजस्ट कर लेते थे। और इस प्रकार से किसान 5 से 6 महीने मेहनत करने के बाद बहुत ही मिनिमम प्राइस उसको मिल पाता था। इतना मिनिमम प्राइस जिससे वो आगे अपना 3 या 4 महीने घर चला पाए, और अगली जब खेती करने का फिर से नेक्स्ट सीजन आएगा, तो फिर उसके पास किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं बचता था इनपुट के लिए या किसी फसल को लगाने के लिए। तो फिर वो जाके जमींदारों से डेप्ट लेता था, और इस तरीके से भारत का किसान अक्सर फंस जाता था डेप्ट ट्रैप में। इस तरीके से भारत का किसान फेस कर रहा था उस समय पर डेप्ट ट्रैप। तो उसी समय पर इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एपीएमसी का कॉन्सेप्ट, राइट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी का कॉन्सेप्ट। इसी को आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मंडी सिस्टम। अब जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए फार्मर्स को सरकार ने इस मंडी सिस्टम को डेवलप किया, और इसके तहत एक रूल बना दिया कि फार्मर कहीं बाहर अपना फसल नहीं बेच सकता, क्योंकि बाहर अगर वो फसल बेच रहा है तो उसका इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो मंडी में ही अपनी जाके फसल बेचेगा, और उसके बाद फिर उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी फिक्स की गई कि इस मंडी में अगर किसान फसल बेचने आता है तो उसको मिनिमम एक क्रॉप के ऊपर इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से जमींदारों से बचाने के लिए ये मंडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया उस समय के भारत में, और तब से लेकर के एपीएमसी सिस्टम भारत में कंटिन्यूसली डेवलप्ड होता रहा। अब देखो एपीएमसी सिस्टम में काम कैसे होता है। जैसे कि मान लो सपोज ये मंडी है, ठीक है, ये मंडी है, और मान लो ये फार्मर्स है। ये मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये फार्मर 1 है, ये फार्मर 2 है, दिस इज फार्मर 3 एंड दिस इज फार्मर 4। ये सारे अपना सामान लेकर के जाएंगे मंडी में, ठीक है। अब मंडी में जब ये जाएंगे, तो मंडी में ये अपना सामान डायरेक्टली नहीं बेचते, ये सामान बेचते हैं अपना प्रोडक्शन जो इन्होंने क्रॉप का किया है वो बेचते हैं कमीशन एजेंट्स के माध्यम से।
ठीक है, इनको देशी भाषा में अड़ातिया भी कहते हैं। तो क्या होता था कि इनकी फसल उचित दाम पे बिकवाने के लिए एक व्यक्ति वहां पे बैठा रहता था, जो, क्योंकि अब छोटा किसान तो नेगोशिएशन बेटर नहीं कर सकता ना, लेकिन अगर ये 4 किसान इस एजेंट के थ्रू बिकवाएं अपने फसल को, तो उसको अच्छा दाम मिल जाएगा चारों को, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बेचने को ज्यादा होगा। तो ये एक्चुअली किसान के बिहाफ पर बेचता था, और इसके बदले किसानों से एक प्रकार का कमीशन लेता था, मान लो 2.5%, 3%, अलग अलग हिसाब रहता है, कमीशन लेता था। और इस तरीके से मंडी के थ्रू जो है वो किसानों का फसल जो है वो बिका करता था। दूसरी बात, किसानों को जो एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, वो भी तभी मिलता है जब किसान अपना सामान मंडी में लेकर के जाते हैं, और वहां पे जो गवर्नमेंट आउटलेट्स होते हैं वहां पर जाकर के अपने फसल को जमा कराते हैं, और उसके बाद सरकार ने जो भी रेट तय किए हैं फसल के ऊपर, वो उनको आसानी से मिल जाता है। आसानी से तो कहीं नहीं मिलता, उसमें भी काफी ज्यादा पेमेंट में डिले हमें देखने को मिलती है। तो इन दो तरीकों से मंडी सिस्टम के थ्रू किसान अपना फसल जो है वो बेचता था, राइट। अब इस तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, बढ़िया तरीके से ये चल रहा था सिस्टम सारा का सारा, लेकिन इसमें काफी सारे लूप होल्स हमें देखने को मिले, और एपीएमसी सिस्टम भी अल्टीमेटली किसानों का एक्सप्लॉटेशन करने लगा, इनका उत्पीड़न करने लगा। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो देखो, पहला प्रॉब्लम यह है कि किसान अपना फसल केवल मंडी के अंदर बेच सकता था, इस लॉ के आने के बाद वो बाहर बेच ही नहीं सकता था। तो ये जो बीच में मिडल मैन आते थे किसान और मार्केट के बीच में, ये इतना ज्यादा मार्जिन ले जाते थे कि किसान को बहुत कम मिलता था, और ये इनके ज्यादा मार्जिन की वजह से जो कंज्यूमर सामान को जिस रेट पे खरीद रहा है वो रेट भी काफी हाई रेट होती थी। तो इसमें ना तो कंज्यूमर का फायदा होता था, ना जो मेन सेलर है उसका फायदा होता था। मिडिल मैन का जो सिस्टम है वो सिस्टम नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो गया था, इनका कार्टेलाइजेशन हो जाता था, ये लोग मिल करके आपस में जो रेट है उसको मैनिपुलेट करने लग गए थे। और इस सब के कारण जो है वो एपीएमसी सिस्टम काफी रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम बन गया था फार्मर के लिए, जिसमें जितना प्राइस उसको बेटर प्राइस मिलना चाहिए वो बेटर प्राइस उसको मिल नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से सरकार ने ये फ्रीडम देने की कोशिश की कि किसान मंडी से भी बाहर बेच पाए, राइट। अब देखो एग्रीकल्चर मार्केट की और क्या कमियां हैं, पहले कमियां समझ लेते हैं, फिर मैं बारी बारी से 3 बिलों को डिस्कस कर लूंगा। तो ये एक प्रकार से तुम्हारा रिस्ट्रिक्टिव रेजाइम है। दूसरी बात, एग्रीकल्चरल मार्केट जो है अपने देश में वो इंटीग्रेटेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, वेल, ये काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। कुछ 2500 के आसपास देश में मंडी है, मंडी सिस्टम है, 5000 सब मार्केट यार्ड है, और हजारों की मात्रा में रूरल मार्केट मार्केट जिनको तुम ग्रामीण हाट कहते हो वो प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच में किसी भी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है वो पास होती है काफी सारे मल्टीपल मिडिलमैन और ट्रेडर्स के थ्रू, और जब ये अपना मार्जिन निकालते हैं मिडिलमैन, तो इतने साथ जितने ज्यादा मिडिलमैन उतने ज्यादा ये मार्जिन निकालने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलेगा वो काफी ज्यादा प्राइस पे मिलेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, और इसमें फार्मर का भी कोई खास फायदा हो नहीं रहा। तो एग्रीकल्चरल मार्केट की दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड था। फिर तीसरा मैंने तुम्हें बता दिया कि फार्मर के पास कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो जिसको चाहे उसको नहीं बेच सकते थे, वो केवल मंडी में ही बेच सकते थे। चौथी बात, एक वो किस मंडी में बेचेंगे, तो किसी भी मंडी में नहीं बेच सकते थे वो, उनके आसपास की जो नियरेस्ट एपीएमसी है, नियरेस्ट मंडी है, उसमें वो बेच सकते थे। तो एक एपीएमसी लगभग लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को सर्व करता था, जबकि एम एस स्वामीनाथन कमेटी को देखो, तो उनकी रिकमेंडेशन को देखें, तो उन्होंने कहा था कि 80 स्क्वायर किलोमीटर में एक एपीएमसी होनी चाहिए, बट भारत में 450 स्क्वायर किलोमीटर में एक एपीएमसी जो है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी। तो इस कंडीशन में जो छोटे फार्मर होते थे वो इतनी दूर तक अपना कम प्रोडक्शन लेकर के जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट आएगा, फिर जो कमीशन को फीस देंगे, फिर वो मंडी फीस जो देंगे, इन सब फीस को मिला दोगे तो जो तुम्हारा
बर्डन है किसान के ऊपर वो इतना पड़ जाता था तो कि वो सोचता था कि हम इतनी मेहनत करें ही क्यों। तो वो क्या करता था कि बाहर ही बेचने की कोशिश करता था, और जब बाहर वो बेचता था तो उसको एमएसपी से भी कम दाम मिल पाता था। तो ये किसानों के साथ जब वो बाहर बेचने की कोशिश करता था तो और भी ज्यादा बुरा हो जाता था उसके साथ। तीसरी बात यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो समझ ही लिया हमने कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, ना एपीएमसी के अंदर ना एपीएमसी के बाहर। चौथी बात, एपीएमसी भी कोई बहुत स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि वहां पे अगर सरकार खरीद भी रही है या वहां पे परचेजिंग हो भी रही है सामान की, क्रॉप्स की, तो वहां पर स्टोरेज की व्यवस्था काफी इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से काफी हद तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता था। ठीक है, इस वजह से अल्टीमेटली फूड की शॉर्टेज होती थी, और शॉर्टेज होती थी तो भाई इन्फ्लेशन देखने को मिलता था हमें फूड सेक्टर में। किसी भी प्रकार की इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का प्लेटफॉर्म नहीं था, जिसको सॉल्व करने के लिए सरकार इनाम का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। फिर एपीएमसी के अंदर मल्टीपल फीस लगा करते थे, राइट, जो किसानों के ऊपर बर्डन बनते थे। और ओवरऑल इस सिस्टम में हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था, क्योंकि लगभग 20 से 25% ऑफ प्रोड्यूस, जिसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 92,000 करोड़ के आसपास है, इतने का हर साल लॉस हो जाता था प्रॉपर स्टोरेज व्यवस्था ना होने की वजह से, प्रॉपर स्टोरेज व्यवस्था ना होने की वजह से। अच्छा, अब ये भी समझ लो तुम कि स्टोरेज व्यवस्था प्रॉपर क्यों नहीं थी भाई। स्टोरेज व्यवस्था प्रॉपर इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था आपका, ठीक है, और ये आया था आपका 1955 में। तो पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जमींदार और ये सब होर्डिंग करते थे, किसानों से खरीदते थे और जमा कर देते थे, जमा कर लेते थे, मार्केट में जब शॉर्टेज होती थी, दाम बढ़ते थे, तब जाकर के फसल निकालते थे अपनी बेचने के लिए मार्केट में। तो ऐसे में इनके होर्डिंग के कारण मार्केट में बिना मतलब में फूड की शॉर्टेज हो जाती थी और महंगाई बढ़ जाती थी। तो उस समय पर सरकार लेकर के आई थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, और इसमें सरकार ने जो एसेंशियल क्रॉप्स हैं, आपके एसेंशियल ड्रग्स हैं, जिनकी होर्डिंग वगैरह की वजह से, ऑयल्स हैं आपके, ड्रग्स हैं, इनकी होर्डिंग जब होती थी तो इन्फ्लेशन जिसके कारण आता था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन कमोडिटीज को क्लासिफाई करना चालू किया इस एक्ट के अंदर एज अ एसेंशियल प्रोडक्ट। और ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी होर्डिंग करता हुआ पाया जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको जेल वगैरह दिया जाएगा। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पुराने समय पे आया था होर्डिंग को डिस्करेज करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। देखो, कोई व्यक्ति होर्ड नहीं कर सकता, मतलब स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी प्राइवेट मार्केट में। फिर उसके बाद स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर को तो भाई चाहिए ही चाहिए तुम्हारा स्टोरेज व्यवस्था, राइट। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर तुम एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम स्टोरेज व्यवस्था नहीं डेवलप करोगे। तो ये एक्ट तुम्हारी स्टोरेज व्यवस्था को भी रोक रहा था, जिसकी वजह से हर साल 92,000 करोड़ के आसपास लॉस हमें देखने को मिल रहा था पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड के दौरान। तो ओवरऑल इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम थी बहुत सारी इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में। उसी को सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से, इन्हीं सबको सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से सरकार बिल लाने की कोशिश कर रही थी, ये 3 फार्म बिल्स, राइट। तो डेफिनेटली सरकार के इंटेंशन अच्छे थे, राइट, सरकार के इंटेंशन करेक्ट थे कि यहाँ पर एक राइट स्टेप में यहाँ पर बिल लाने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन बिल जिस तरीके से लाया गया उस प्रोसेस पे सवाल उठा। और बिल में कुछ ऐसे क्लॉजेस थे, ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई किसान बिना मतलब में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल में डेफिनेटली कुछ ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस थे जो किसानों को के बीच में इनसिक्योरिटी तो प्रमोट कर ही रहे थे, और हो सकता था कि उनके कारण एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाए हमारे सामने, क्योंकि इसको लेकर के काफी एग्जांपल्स भी हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे सामने, और इन सब प्रॉब्लम्स के कारण हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म लाना ही था, तो ये बिल हमें लाना ही था। लेकिन बिल में जो क्लॉजेस कुछ ऐड किए गए सरकार के द्वारा, जो एक कंट्रोवर्सी का कारण बने, जिसने सरकार को इस कदर बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया कि उनको बिल ये वापस लेना पड़ा,
वो क्या क्लॉजेस थे उनको समझना जरूरी है, क्योंकि तभी समझ में आएगा आपको कि फार्मर का जो प्रोटेस्ट है वो इनजेन्युइन नहीं था एकदम, वो जेन्युइन ही प्रोटेस्ट था जिन इश्यूज को लेके वो बात कर रहे थे। ओवरऑल फार्मर का भी मेरे अकॉर्डिंग जो कंप्लीट स्टैंड था कि कंप्लीटली वापस लिया जाए बिल, कंप्लीटली गलत है, ये स्टैंड भी थोड़ा गलत ही है। और सरकार का भी ये कहना कि नहीं भाई बिल कंप्लीटली सही ही है, ये स्टैंड भी गलत ही है। तो दोनों के बीच में इनफ बातचीत होनी चाहिए थी, कंसेंसस बननी चाहिए थी, स्टेक होल्डर्स जो है उनके बीच में ज्यादा मीटिंग्स होनी चाहिए थी, ताकि बिल के जो अच्छे प्रोविजंस हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, और जो बेकार प्रोविजंस हैं जिनसे इनसिक्योरिटी है, फार्मर को फियर है, उसको वापस लिया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब देखो, एक कंटेक्स्ट में तुम्हें और समझाना चाहता हूं यहाँ पर। कंटेक्स्ट ये है कि बिल इन सब प्रॉब्लम को तो एड्रेस करने के लिए हम ला रहे थे, वो तो ठीक है, साथ साथ ग्लोबल प्रेशर भी था हमारे ऊपर इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने का। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेवलप्ड कंट्री कंटिन्यूसली प्रेशर बना रही थी इंडिया के ऊपर कि भाई आप अपने मार्केट में रिफॉर्म लाइए, एग्रीकल्चर वाले मार्केट में रिफॉर्म लाइए, और आप अपने मार्केट को ओपन कीजिए। अभी मार्केट क्लोज है एपीएमसी की वजह से, तो मार्केट को आप ओपन कीजिए ताकि हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके मार्केट में बेच पाए। और केवल वो क्या, आपके खुद के प्राइवेट प्लेयर्स भी अपने मार्केट में प्रोडक्ट को बेच पाए। और प्राइवेट प्लेयर्स का कंपटीशन ना मिले इसके लिए आप सब्सिडी वगैरह में भी कुछ कटौती करें। आप बहुत हाई सब्सिडी देते हैं, तो प्राइवेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज करने के लिए, और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आप अपने मार्केट को ओपन करें। डेवलप्ड कंट्रीज का ये कहना था। ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा क्यों चाहती हैं, सवाल ये बनता है हमारे सामने। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा इसलिए चाहती हैं क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादातर यूरोपियन नेशंस और अमेरिका, ये है तुम्हारी टेम्परेट रीजन में, ये है तुम्हारी टेम्परेट रीजन में। और टेम्परेट रीजन में जो है भाई वो कुछ ही लिमिटेड क्रॉप्स की प्रोडक्शन ही कर पाते हैं, जिसमें इनका मेजर प्रोडक्शन ये करते हैं ग्रेन्स में, अनाज में, व्हीट और ये सब ले लो तुम। और साथ साथ ये इनका प्रोडक्शन हो पाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो अब इनकी पॉपुलेशन है कम, लेकिन इनके पास लैंड है बहुत ज्यादा। तो ऐसे में इनका जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है, वो सरप्लस प्रोडक्शन तो ये चाहेंगे ही चाहेंगे कि ये बेचें। तो कहाँ पे बेचने को मौका मिलेगा इन्हें, जो सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया ऑब्वियसली। तो इनका कहना है कि आप अपना मार्केट ओपन करो, हम अनाज और डेयरी प्रोडक्ट आपको बेचना चाहते हैं। बट सवाल यहां पर ये आता है कि फिर हम इनसे खरीदेंगे क्यों भाई, हम इनसे क्यों खरीदेंगे, हम तो अनाज खुद उगा रहे हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट खुद, हमारा प्रोडक्शन वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पे है मिल्क वगैरह का, तो हम इनसे खरीदेंगे क्यों। तो इनका कहना था कि भाई देखो, आप हमसे अनाज खरीदो और आप अपने खेतों में उन क्रॉप्स को लगाओ जो क्रॉप्स हमें चाहिए, या फिर जो क्रॉप्स लगा करके आप ज्यादा फायदा कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कई प्रकार के ऑयल सीड्स लगा सकते हो, फ्रूट्स लगा सकते हो, वेजिटेबल्स लगा सकते हो। मतलब हमारे पास अगर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो आप ये हमसे खरीद लो, और आप अपने लैंड का इस्तेमाल ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, दूसरे तरीके के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए करो, ताकि आपकी भी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी बढ़े और हमारी भी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी बढ़े। और इस तरीके से दोनों ब्लॉक में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी मार्केट इंटीग्रेट हो, ट्रेड बढ़े। ये ऑब्जेक्टिव था डेवलप्ड कंट्रीज का, तो इसलिए वो चाहते थे कि मार्केट ओपन करी जाए। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिन कंट्री ने इन शर्तों को माना, उन्होंने अपना अनाज उगाना बंद किया और इन बातों को माना, और डेवलप्ड कंट्री ने एक बार एक्सपोर्ट करना चालू किया अनाज वगैरह, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में फूड क्राइसिस भी हमें देखने को मिली है, एकदम से फूड के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो इन सब कंटेक्स्ट में भी इनसिक्योरिटी पहले से थी, हमारे सामने बहुत सारे पहले से एग्जांपल्स थे। बट डब्ल्यूटीओ और डेवलप्ड कंट्रीज कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा था कि वो अपने एग्रीकल्चरल मार्केट में रिफॉर्म्स लेकर के आए। तो आप समझ सकते हैं कि इन बिल्स के लाने के पीछे एक कहीं ना कहीं प्रेशर, ये डब्ल्यूटीओ का प्रेशर भी था। लेकिन कुछ बुराइयां भी थी पहले से
एपीएमसी सिस्टम में बहुत सारी बुराइयां थी, इनफैक्ट उनको एड्रेस करना भी इस बिल का एक मेन ऑब्जेक्टिव वो भी था। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग, और अब हम समझने की कोशिश करेंगे भाई कि क्या था ये 3 बिल और क्या लेकर के आई थी सरकार। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, फार्मर, ये है आपका फर्स्ट बिल, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी एक्ट 2020। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो अभी तक लिमिटेशन लग रखी थी कि किसान केवल अपना क्रॉप मंडी में ही बेच सकता है, वो लिमिटेशन हटा दी गई। और ये कहा गया कि किसान किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, किसी इंडिविजुअल को कहीं पर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है भारत के अंदर, और कोई लिमिटेशन नहीं है उसके ऊपर, एपीएमसी में ही इस अपना सामान बेचने की। अब सरकार ने जब एपीएमसी से ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो जाहिर सी बात है कि इससे एपीएमसी सिस्टम कमजोर होगा, और एपीएमसी सिस्टम में जो अड़ाती जो मिडिलमैन बैठे थे वो नाराज होंगे, डेफिनेट सी बात है। तो यस, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे मिडिलमैन का भी इंटरेस्ट छुपा हुआ था, राइट। दूसरी बात, सरकार का एक्सपेक्टेशन क्या था, ऐसा करके सरकार करना क्या चाहती थी। सरकार ये कह रही थी कि किसान अगर कहीं पर भी बेचेंगे तो उनको बेटर अपने हिसाब से वो बेच पाएंगे और उनको अपने हिसाब से पैसा मिल पाएगा, राइट, वो कहीं पे भी अगर इसको बेचेंगे तो। लेकिन ये अगर गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, मार्केट्स गांव के क्षेत्रों से काफी दूर लोकेटेड होती हैं, और 90% जो फसल है वो आसपास के गांव के व्यापारियों को ही बेचे जाते हैं। तो ओवरऑल उनके साथ छोटे किसान अभी भी निगोशिएशन की हालत में नहीं आएंगे, और अगर दूर बेचने जाएंगे तो भाई जब तक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है उनके पास, तो दूर जाकर बेचने में भी उनके पास कोई निगोशिएशन कैपेसिटी आ नहीं जाएगी। और साथ ही साथ जो दूर जाकर के बेचने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी सब लगेगा, वो भी बर्डन ही बनेगा। तो कह देने से केवल ऐसा नहीं होता कि फार्मर भारत में कहीं पर भी जाकर के बेच सकता है। भारत का छोटा किसान गांव में सीमित है, और गांव के आसपास के ट्रेडर्स के साथ ही वो ज्यादा डील करता है, और उसकी प्रोडक्शन कम है तो उसकी निगोशिएशन कैपेसिटी बहुत कम है। तो वो दूर जाके भी अगर बेचने की कोशिश करेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, और गारंटी नहीं है कि वो बेटर निगोशिएट कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी ये है, सरकार कह रही थी कि भाई किसानों का यहाँ पे फायदा हो सकता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो प्रोक्योर करती हैं यहाँ पर फार्मर्स से, वो भी उनका बहुत पुअर पार्टिसिपेशन रेट है। गवर्नमेंट एजेंसीज टाइम से प्रोक्योर करती नहीं है किसानों से यहाँ पे। तो इस वजह से किसान जो है वो मजबूरी में जो ट्रेडर्स हैं उनको बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, और ये जो ट्रेडर्स हैं इनका जो कार्टेलाइजेशन है उसमें भाई ये तो पैसा कमा लेते हैं बट किसानों को पैसा नहीं मिलता। देश का केवल 6% किसान एमएसपी पे अपना क्रॉप बेच पाता है, बाकी का किसान जो है वो ट्रेडर्स के साथ निगोशिएशन करके सामान बेचता है अपना। और ऐसे निगोशिएशन में अक्सर मजबूत कौन होता है, मिडलमैन, क्योंकि किसानों की निगोशिएशन पावर बेकार है। तीसरी बात ये कही जा रही थी कि जब एपीएमसी से अब किसी से भी हमने मतलब किसान अपना सामान किसी को भी बेच सकता है और कहीं पे भी बेच सकता है, तो ऐसा माना जा रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि कैसे दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करता है, जिसमें फार्मर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है किसी भी इंडस्ट्रीज के साथ या किसी प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ, जो उसके खेत पर सामान प्रोड्यूस करेगा और उसको अश्योर्ड प्राइस देगा। तो ऐसा माना जा रहा था सरकार के द्वारा कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आएगी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आएगी। लेकिन यहाँ पर रियलिटी अभी क्या है, देयर इज लैक ऑफ एंथुसियाज्म अमंग द प्राइवेट सेक्टर इन सेटिंग अप ऑफ मार्केट यार्ड्स। वो इस तरह का कोई मार्केट अभी लगाने में इंटरेस्टेड दिखे नहीं। ठीक है, ऑल्दो 1 साल ही आया हुआ था, बिल को लेके कंट्रोवर्सी थी, तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट में काफी लैक ऑफ एंथुसियाज्म था, लेकिन स्टिल कोई सिग्निफिकेंट ऐसा इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर ने मार्केट यार्ड्स एटलीस्ट सेट करने में तो नहीं लिया था। तीसरी बात ये कहा गया था कि जो कलेक्शन ऑफ एपीएमसी लिवाई, मतलब एपीएमसी लिवाई जो देना पड़ता था,
मंडी में जो सामान बिकता है उसके लिए एपीएमसी फीस लगती है। तो वो जो एपीएमसी फीस अभी तक कलेक्ट की जाती थी वो कलेक्शन अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे भी बर्डन कम होगा किसानों का, क्योंकि अब उनको फीस नहीं देनी है, वो किसी को भी बेच सकते हैं, तो राइट। लेकिन रियलिटी ये है कि उस एपीएमसी से जो फीस कलेक्ट होता था, राज्य सरकार इसको कलेक्ट करती थी, उस पैसे को वो एक्चुअली इसी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने में लगा सकती थी, इस एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा सकती थी। बट ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात, राज्य सरकारों ने बहुत सारों ने इसलिए भी सपोर्ट नहीं किया बिकॉज जो एपीएमसी से मिलने वाली उनको फीस थी, जो मंडी में बेचने के लिए जो फीस कमीशन एजेंट और किसान दोनों देते हैं, वो फीस राज्य सरकार कलेक्ट करती थी और उस पैसे का इस्तेमाल वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी करती थी। तो अब जब यहां पर एपीएमसी कमजोर होगा, एपीएमसी में किसान अगर मान लो नहीं बेचने जाते हैं सपोज, क्योंकि अब उनको बाहर बेचने की आजादी मिल गई है, तो ऐसे में एपीएमसी से इकट्ठा होने वाला जो फीस है वो राज्य सरकारों को मिलेगा नहीं, और इसलिए कई सारे राज्य सरकार भी इस बिल का आपका विरोध कर रहे थे। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंटेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करीब करीब 17 ऐसे स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने एपीएमसी एक्ट को अमेंड करने की कोशिश करके अपने यहाँ पे चीजों को सुधारने की कोशिश करी। इनफैक्ट बिहार में तो एपीएमसी सिस्टम पूरा ही खत्म हो गया था, केरला में तो एपीएमसी सिस्टम था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इन्हीं एग्जाम्पल्स को देख के हम कह पाते हैं कि ये सिस्टम खत्म हो भी गया तो बिहार का कोई खास भला हुआ नहीं। एपीएमसी सिस्टम खत्म हो गया तो कोई प्राइवेट मार्केट यहाँ पे सेटअप नहीं हुई, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट नहीं लिया यहाँ पर। तो बिहार के किसानों के साथ क्या हुआ, बिहार में मंडी सिस्टम भी खत्म, और मंडी सिस्टम खत्म के साथ साथ अब जो बिहार के लोकल ट्रेडर्स थे वो ट्रेडर्स ने किसानों को एक्सप्लॉइट करना चालू किया। और बिहार में मंडी सिस्टम खत्म तो यहाँ पर एमएसपी का उतना फायदा बिहार के किसान नहीं उठाते जितना पंजाब और हरियाणा के किसान उठाते हैं। तो इसलिए मंडी खत्म होने का डर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को था, क्योंकि मंडी के सिस्टम से ही उनको एमएसपी मिलता था। और बिहार में तो एपीएमसी कब का खत्म हो गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर एमएसपी का जो सिस्टम है वो भी काफी वीक है, और एपीएमसी के सिस्टम ना होते हुए भी यहाँ पर बिहार में किसान किसी को भी बेच सकते थे अपना सामान। जैसा कि ये इस बिल में कहा जा रहा था, वो बिहार में 2006 से ही सिचुएशन थी, लेकिन बिहार के किसानों का कुछ खास भला यहाँ पर हो नहीं पाया। और इसलिए यहाँ पर इन्हीं एग्जाम्पल्स को देख करके किसान यूनियन कह रहा था कि भाई कोई फायदा नहीं है इस एपीएमसी का, इससे किसान और एक्सप्लॉइट होंगे, जैसा कि बिहार में ये सब चीजें हुई है। तो ये सब चीजें हमें दिखलाता है, दिस क्लियरली शोज दैट रिफॉर्मिंग द एपीएमसी एक्ट अलोन वुड नॉट बेनिफिट द फार्मर। तो क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि कम से कम इस बिल में एक बात लिखी होनी चाहिए थी कि फार्मर चाहे कहीं पर भी बेचें, किसी को भी बेचें, एक जो एमएसपी है उस एमएसपी से नीचे फार्मर से कोई ना खरीदे। तो फिर फार्मर जो है वो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन से बच पाते, फार्मर को भरोसा हो पाता कि भाई ठीक है हम किसी को भी बेचेंगे तो कोई हमसे एमएसपी से नीचे तो नहीं खरीदेगा। लेकिन इस तरह का क्लॉज कोई भी इस बिल में हमें देखने को मिला नहीं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर इनाम जो है वो इनाम के मार्केट को लिंक करने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी वीक ही है, अभी उसको भी स्ट्रांगली डेवलप नहीं किया गया है। अभी पूरे मार्केट को इनाम से, एपीएमसी को भी इनाम से अभी इंटीग्रेट नहीं किया गया है, राइट। ताकि फार्मर अगर एक मंडी में उनके साथ कार्टेलाइजेशन की वजह से समस्या आ रही है तो वो देश के दूसरे मंडी में भी बेचने का उनको ऑप्शन मिल जाए, इनाम इस सिचुएशन को उनके लिए आसान बना दे, अभी वो भी नहीं है। तीसरी बात, छोटे छोटे फार्मर्स के पास नेगोशिएशन पावर नहीं है, तो वो छोटे छोटे फार्मर्स मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके फिर बल्क में जो उनके पास सामान इकट्ठा होगा अगर फिर उसको वो बेचने जाएंगे तो वो बेटर बार्गेन कर पाएंगे। तो ऐसे में छोटे छोटे फार्मर्स इकट्ठा हो पाए उसके लिए फार्म ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है, फार्म एफपीओ यानी कि फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने की जरूरत है, ताकि मार्जिनल फार्मर्स का यहाँ पर जो है भाई वो उनको नेगोशिएशन पावर उनकी बेटर हो पाए, राइट। तो यहाँ पर ये भी किया जा सकता था, सरकार ऑल्दो इस पर फोकस कर रही है लेकिन इसमें बिल में इस तरह की बातों का कोई मेंशन था नहीं।
दूसरी बात, एपीएमसी में गोडाउन्स को सुधारा जा सकता है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है, तो जो स्टोरेज की समस्या है वो भी सॉल्व की जा सकती है। बट ऐसे में सरकार का इन्वेस्टमेंट लगेगा, एंड सरकार जो है वो चाहती कि भाई प्राइवेट क्षेत्र से इन्वेस्टमेंट आए इसमें। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है वो करी जा सकती हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें करी जा सकती थी। और स्पेशली सबसे बड़ी बात ये करी जा सकती थी कि किसान कहीं पे भी बेचे, उसको एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई उसे बाहर से खरीदे, चाहे कोई उसे मंडी से खरीदे, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। और मिनिमम प्राइस तो मिलना ही चाहिए ना भाई, जस्टिस तो यही है ना। तो इस तरह का कोई क्लॉज नहीं था, तो उनको लग रहा था कि भाई अगर एपीएमसी सिस्टम खत्म होगा और हमें बाहर जब हम बेचने जाएंगे तो हमें ना तो भाई एमएसपी मिल रहा है, हमारी निगोशिएशन पावर भी कम है, और दूसरी बात एपीएमसी सिस्टम भी सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी इनसिक्योरिटी के कारण किसान जो है वो रोड पर आ गया था आपका कंप्लीटली। आ रही है बात समझ में? ये आपका चला था पूरा का पूरा। दूसरी बात, अब मान लो किसी प्राइवेट के साथ डील करता है किसान, तो उसके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसके लिए ये बिल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेकर के भी बात करता है। क्या बात करता है उसको भी समझ लो जरा सा। सो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो इस बिल में मेंशन किया गया है वो कहता है कि अगर किसान के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी होती है, तो वो यहाँ पर किसान और प्राइवेट पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट सेटल किया जाएगा वो एसडीएम के द्वारा किया जाएगा, और एसडीएम 30 दिन के अंदर अंदर फैसला देगा। और अगर एसडीएम का फैसला मंजूर नहीं है तो उस फैसले को कलेक्टर के सामने ले जाया जाएगा, और कलेक्टर फिर जो फैसला देगा वो मान्य होगा। तो दिक्कत इसमें यह है कि इस पूरे प्रोसेस में किसानों को किसी कोर्ट में जाने की आजादी नहीं थी। अगर मान लो यहाँ पर कोई प्राइवेट पार्टी उनके साथ धोखाधड़ी करती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर लेवल तक जाकर के चैलेंज कर सकते थे, कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इस बिल की, जिसने किसानों के मन में ये इनसिक्योरिटी डाल दी कि भाई अगर प्राइवेट पार्टी और हम दोनों केस में आते हैं, केस में फंसते हैं अगर किसी प्रकार से, तो भाई प्राइवेट पार्टी की कैपेसिटी है इनको इन्फ्लुएंस करने की, इंडिया में करप्शन को देखते हुए हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो हमारे लिए तो कोर्ट के दरवाजे खुले होने चाहिए थे, बट यहाँ पर सिविल कोर्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, और इस वजह से डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म काफी वीक था इस बिल के अंदर। और इसी चीज ने फार्मर्स के अंदर माइंड के अंदर इनसिक्योरिटी प्रमोट की कि भाई ये नया बिल उनका एक्सप्लॉयटेशन करेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। तो ये था हिसाब किताब। लेकिन अगर पॉजिटिवली देखें हम लोग, तो अगर किसान बाहर बेच पाएंगे तो इससे बेटर कंपटीशन होगा, इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी, इनोवेशंस हमें देखने को मिल सकते थे इस सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज हमें देखने को मिला नहीं, और स्पेशली कमीशन एजेंट्स जो हैं वो, उनकी जॉब खतरे में पड़ रही थी। यहाँ पे काफी सारे कमीशन एजेंट्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वीक है, कोई रेगुलेशन नहीं है फार्मर्स के साथ। अगर कोई खरीदने आता है सामान को, तो एक आम आदमी पैन कार्ड के साथ भी किसानों के साथ डील कर सकता था, तो कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है ट्रेड का, तो किसानों के एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये हिसाब किताब जो है यहाँ पर, ये हिसाब किताब यहाँ पर चल रहा था। और एक चीज और समझो यहाँ पे तुम, कि एपीएमसी में एपीएमसी में एपीएमसी में क्या हो रहा था कि एपीएमसी में किसान बेचने जाएगा, ऐसा सरकार कह रही थी कि हमने एपीएमसी खत्म नहीं किया, ये फर्जी बात है कि मंडी सिस्टम खत्म हो रहा है। तो एक सिस्टम ये था कि एपीएमसी में बेचने जाओगे तो वहां पे तुमको टैक्स या फी देनी पड़ेगी, लेकिन तुम बाहर अगर बेचने जाओगे तो तुमको कोई भी टैक्स या फी नहीं देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि एपीएमसी में बेचना कॉस्टली हो जाएगा, मतलब टैक्स और फी की वजह से। बट बाहर बेचना, टैक्स फी है ही नहीं, तो बाहर बेचना जो है वो आसान रहेगा। तो ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए था कि टैक्स और फी यहां से भी खत्म कर देना चाहिए था। तो फिर किसानों के मन में ये आता कि चलो फिर ठीक है, एपीएमसी में भी हम बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं, हमारे पास इक्वल ऑप्शन है। लेकिन एपीएमसी में टैक्स और फी लगा रखा था और बाहर कोई टैक्स और फी नहीं, तो फिर ये एक मैसेज जा रहा था कि भाई नहीं, ये एपीएमसी को खत्म करने की कोशिश है। और इस वजह से भी यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था हमें यहाँ पर। चलो अब चलते हैं हम लोग। आई होप ये एपीएमसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको।
अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बिल की तरफ। दूसरा बिल जो है हमारा यहाँ पर वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, जिसका नाम है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? तो देखो, यहाँ पर प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट कहा जा रहा है इसे। कैसे? आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखो, जैसे मान लो ये ए नाम का किसान है और ये कोई कंपनी है। ए नाम का किसान है और ये कोई कंपनी है। तो अभी तक तुम्हें पता है कि ए अपना जो प्रोडक्शन है वो केवल एपीएमसी में बेच सकता था। तो सबसे पहले तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी पहले बिल से। दूसरा, यहां पर किसानों की हालत अच्छी करने के लिए सरकार कह रही थी कि ए जो है वो कंपनी के साथ, किसी भी कंपनी के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। केवल चाहे तो वो बेच तो सकता ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट? तो मान लो ये कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि चलो ये लेस नाम की कंपनी है, इसको चिप्स बनाने हैं। तो चिप्स बनाने इसको, तो इसको भाई आलू चाहिए, पोटैटो चाहिए, और इसको पोटैटो चाहिए। तो ये कंपनी ए नाम के किसान के पास जाएगी और ए नाम के किसान के पास जाके कहेगी कि तुम अपने खेत पर पोटैटो लगाओ, आलू लगाओ भाई, और इतना क्विंटल, मान लो सपोज 30 क्विंटल आलू हमें तुमसे चाहिए, ठीक है। और इस 30 क्विंटल आलू के बदले दाम हम तुमसे पहले ही फिक्स कर लेंगे। हमारे और तुम्हारे बीच की जो भी डीलिंग चलेगी, उस डीलिंग के हिसाब से ही जिस दिन तुम हमें ये पोटैटो डिलीवर करोगे उगाने के बाद, उसी दिन तुम्हारी पेमेंट कर दी जाएगी। और पेमेंट तुम्हारी पहले डिसाइड कर दी जाएगी, हाँ भाई, कि हाँ इतना हम तुम्हें देंगे ही देंगे, उसमें यहाँ पर उससे कम पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो वो पेमेंट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन कम तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से किसान को क्या मिल जा रहा है यहाँ पर? प्राइस अश्योरेंस। वो निश्चिंत होकर के खेती कर सकता है। ये एम था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ये एम था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। लेकिन दिक्कत कहाँ थी इस पूरे के पूरे पिक्चर में? दिक्कत कहाँ थी? इसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया था। कोई मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया था। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अपनी तरफ से कोई ऐसा फॉर्म पहले से ही बना करके पूरा सिस्टम, जैसे मान लो यहाँ पे नाम भरा जा सकता है, यहाँ पे जमीन की इंफॉर्मेशन भरी जा सकती है, यहाँ पर कितना प्रोडक्शन की डील हुई है वो भरा जा सकता है, कितना पैसा मिलेगा वो भरा जा सकता है, और इसके बीच में सरकार की जो भी बातें हैं, लीगल वर्डिंग्स है, वो जारी किया जा सकता था। और केवल इस तरह के मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मर को साइन करना होता और कंपनी को साइन करना होता। तो सरकार चाहती तो अपनी तरफ से ऐसा एक मॉडल जारी कर सकती थी कॉन्ट्रैक्ट का कि भाई इसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। तो किसान ये कह रहे हैं कि कंपनी कल को हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने आएगी तो हमें तो पता ही नहीं, हम तो अनपढ़ है, हमें तो लीगलिटी का पता नहीं है। और अगर कोई एकाध वर्ड, हम वकील तो कर नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाने जाए उनसे, और अगर एकाध वर्ड प्ले करके कंपनी के साथ अगर हम कल फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और कंपनी इसी कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दे करके हमें हमारे डिस्प्यूट को चैलेंज करने के लिए लेके जाती है, तो हमें तो इस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं ना। तो सरकार को मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जारी करना चाहिए अपनी तरफ से कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए, हमें अंगूठा लगाने की जरूरत पड़े या फिर हम सिग्नेचर करें सीधे सीधे, राइट। और कंपनी जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल बना करके हमें एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ये एम था। तो ये चीज थी नहीं इसमें, ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये सिस्टम था नहीं। तो फिर किसान यूनियन और बाकी के लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि भाई ऐसे तो कल को कंपनी गलत कॉन्ट्रैक्ट बना करके हमारा जमीन भी हड़प सकती है। लेकिन बिल में जमीन हड़पने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। ये सब कयास लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगाया जा रहा था कि कंपनी ऐसा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे लूप होल छोड़ा गया था कि किसान तो वकील करेंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट पढ़वाने के लिए। तो इस वजह से अगर कंपनी कल को कुछ निगेटिव काम करती है तो वहां पर किसानों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक अफवाह फैल गई कि भाई हमारी जमीन चली जाएगी। बट बिल में ऐसा कुछ नहीं है। बिल में साफ साफ लिखा है कि कंपनी किसी भी प्रकार से जमीन को कंडीशन नहीं बना सकती एग्रीमेंट में।
जमीन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी खड़ा करती है तो वो भी उसी को हटाना है अपने पैसे से, और परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो नहीं सकता। किसान जब चाहेगा वो स्ट्रक्चर भी हट जाएगा अगर वो चाहेगा तो बिल में ये सब बातें लिखी थी। लेकिन यहाँ पर जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से ये अंदाजा लगाया गया कि कंपनी भाई किसानों के साथ डील करेगी तो उनकी जमीन हड़प लेगी। ये एक तरीके से कयास था। अब ऐसा अगर हो जाता तो एक बेटर तरीके से खेती हो पाती। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को बढ़ावा दे सकती थी। किसान निश्चिंत हो सकते थे कि उनका फसल तो बिकेगा ही बिकेगा, उनको भागा दौड़े की जरूरत नहीं है, उनकी इनकम बढ़ती। फिर कंपनी अगर अपने प्रोडक्शन के लिए फसल उगवाती इनसे तो भाई अच्छे सीड का इस्तेमाल होता, अच्छे कैपिटल का इस्तेमाल होता, फर्टिलाइजर्स इनको मिलते, टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलती। ये सब फायदे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। लेकिन जब यहाँ पर अंदाजे लगाए गए कि हाँ भाई इसमें नुकसान ही होगा तो फिर यहाँ पर कोई बात आगे बढ़ नहीं पाई। ठीक है, ये सब आगे चीजें चलती रही। अब उसके बाद थर्ड और फाइनल बिल है हमारा अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। मैंने तुम्हें बताया उस समय पर होर्डिंग की समस्या को रोकने के लिए लाया गया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और इसमें किसान जो भी प्रोडक्ट सरकार ने डिफाइन कर रखे थे कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की अगर कोई भी होर्डिंग करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया इसी एक्ट में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि उसके कारण कंट्री में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि होर्डिंग कर नहीं सकते थे तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स इस क्षेत्र में आके इंटरेस्टेड नहीं हुए थे बिल्कुल भी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि स्टोरेज करने की प्रोसेस इजाजत नहीं है। तो इसी सब इश्यू को सॉल्व करने के लिए सरकार ने कहा कि हम उन क्रॉप्स को इस लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं और अब उनको एसेंशियल क्रॉप का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर अब इससे क्या होगा फायदा, इससे अब लोगों को इजाजत मिल जाएगी कि वो स्टोरेज कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हेल्प मिलेगी। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा तो क्रॉप का जितना लॉस होता है वो लॉस कम होगा। ये सारी चीजें होते हुए देखने को मिलेंगी, सरकार का ये कहना था। लेकिन वंस अगेन इस चीज को लेकर के किसान ये कह रहे थे कि अगर आप इस तरीके का काम करेंगे, इस तरीके का काम करेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जानबूझ करके हमसे सामान खरीदेंगी। एक तो हमारे पास पहले निगोशिएशन पावर नहीं है, ऊपर के दो बिल को देखो आप, पहले के ऊपर के दो बिल में डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वैसे ही वीक है। तीसरी बात, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई, एपीएमसी सिस्टम भी आप खत्म कर रहे हो। हो जाएगा मतलब आपके इस तरह के एक्शन के कारण। एमएसपी की हमारी कोई गारंटी है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि कंपनी हमसे मिनिमम एमएसपी पे खरीदेगी। और ऊपर से आप कंपनी को होल्डिंग करने की इजाजत भी दे रहे हो इस एक्ट में अमेंडमेंट करके कि आप किसी भी फसल का स्टोरेज कर सकते हो, आप कितना चाहे उतना कर सकते हो। तो ऐसे में कंपनी होल्डिंग करेगी और होल्डिंग करने के बाद जब मार्केट में दाम कम होंगे तो फिर उसके बाद कंज्यूमर्स को महंगे में सामान मिलेगा। तो यही किसान अपनी रैलियों में कह रहे थे कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपको भी भुगतना पड़ सकता है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन सरकार के इंटेंशन कुछ और थे। तो इसी वजह से यहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट इस एक्ट को लेके भी देखने को मिला कि ये यहां पर कंपनियों को ब्लैक मार्केटिंग का अधिकार दे देगा और इस वजह से इस एक्ट को भी हटाया जाए। तो दोनों ही पक्ष मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है कि एक्चुअली में सरकार क्या चाह रही थी, किसानों को क्या लगा यहाँ पर। और यही बात आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कही है कि सरकार फेल हो गई अपनी बातों को समझाने में किसानों को, और इस वजह से सरकार इस कानून को वापस ले रही है। अब मैं आपसे ये फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि देखो, मैंने आपको बताया इंटेंशन क्या थे, फिर मैंने आपको बताया किसानों के कंसर्न क्या थे। तो आप इस पूरे डिस्कशन को सुनने के बाद एटलीस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए होंगे कि हाँ भाई कहीं कहीं पे किसानों के कंसर्न भी जेन्युइन थे और कहीं कहीं पे सरकार भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, वो भी एक बेटर रिफॉर्म लाने के लिए इस तरह के बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही कर रही थी। इसी वजह से मैं यहां पर ये कह रहा था कि दोनों के बीच में इनफ बातचीत होनी चाहिए थी, दोनों ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स अपनाने चाहिए थे,
ताकि जो अच्छी चीजें हैं वो रिपील ना हो, अच्छी चीजें एटलीस्ट इंप्लीमेंट हो, क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में जो फ्लॉज हैं उसको एड्रेस किया जा सके। बट अब फाइनली इसको रिपील कर दिया गया पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के पैनल मेंबर्स का यह भी कहना है कि सरकार ने इलेक्शंस को देखते हुए इस तरीके का काम किया है। बट जो भी हो, यही था आपका पूरा का पूरा फार्म बिल का कंट्रोवर्सी। आई होप आपको ये इश्यू पूरा समझ में आ पाया। सो यही इसी टॉपिक के अराउंड ज्यादातर आर्टिकल्स आज कवर किए गए हैं आज के इस न्यूज़पेपर में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स के साथ। और हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।